नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन। और आज हमारा समाचार साप्ताहिक वीकली न्यूज़लेटर, जो कि हम दुनिया में और हमारे देश में क्या क्या पब्लिक हेल्थ को लेके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हम आम नागरिक को भी असर पड़ सकता है। तो हम क्यूवाई प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से, दोनों प्लेटफॉर्म से आपको न्यूज़ पेश करते हैं और एक वॉच डॉग का काम करते हैं। वॉच डॉग मतलब निगरानी रखना, वॉच मतलब चौकीदार, डॉग मतलब कुत्ता। तो हेल्थ के इसमें क्या हमारे को जागरूक होना है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने की कोशिश करते हैं। एम्पावरमेंट, लोगों को अपना निर्णय लेने में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी एम्पावर होते हैं। और अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे भूल चूक होता है उसको स्वीकार करना, उसके ऊपर जांच होना। उसके लिए हमारे दूसरे जो सिस्टर और सपोर्टिंग आर्म्स है, लाइक इंडियन बार एसोसिएशन या अवेकन इंडिया मूवमेंट, इन लोग भी काफ़ी हमारे को मदद करते हैं इसमें। तो आज का मुद्दा वही है, ट्रांसपेरेंसी का पहला मुद्दा आप कह सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होते हैं। 5-5 साल, 4 साल, 5 साल में होते हैं। अभी छठवां सर्वे होके 2 साल हो गए हैं। उसका 1 साल से उसका बात हो रहा है कि रिलीज करने वाले हैं पब्लिक डोमेन में। अभी तक वो नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट, जो कि पूरे पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हम पॉलिसी प्लानिंग कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। उसमें हम देख सकते हैं कौन कौन सा, और ये बहुत बड़े सैंपल में पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, विलेज, रूरल, अर्बन। करीब 6-7 हाउस होल्ड सर्वे होते हैं, पूरा प्रोफेशनल तरीके से होता है। ट्रेंड वर्कर्स हाउस टू हाउस जाते हैं। सेलेक्टेड रैंडम सैंपल, जो कि पूरा देश का एक हमको चित्र मिलता है कि क्या हालत है पहले सर्वे से इस सर्वे में, क्या क्या तरक्की किया हमने, पब्लिक हेल्थ में क्या तरक्की किया। और पब्लिक हेल्थ में, जन स्वास्थ्य में हम तरक्की करेंगे तभी हम एक अच्छा विकसित भारत बन सकते हैं, जो भी इनके विकसित भारत बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारा हेल्थ बहुत जरूरी है। और इसके अलावा, पॉलिसी के अलावा, ये शोधकर्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे से कलेक्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग कई रिसर्च हो जाते हैं। और कोई भी शोधकर्ता, कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर इसको, इसका डेटा, रॉ डेटा भी ले सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई में ये कोऑर्डिनेट करता है, और इनके पास रॉ डेटा रहता है। मैंने भी कई साल पहले लिया था रॉ डेटा, वो दे देते हैं बाकायदा एंटर्ड रॉ डेटा। उसमें आप अपना एनालाइज कर सकते हो, कोई अगर कोई चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट डेटा है। और रियल टाइम में मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये डेटा, सर्वे होने के 2 साल हो गए, उसके बाद 1 साल से बात चल रहा है रिलीज होंगे रिलीज होंगे, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। पिछले साल अनाउंस हुआ था कि जुलाई में शायद, कि अभी पब्लिक डोमेन में डालने वाले हैं। अभी 1 साल करीब हो रहा है। पार्लियामेंट में भी शायद सवाल उठे थे, उसका भी कोई जवाब नहीं है। तो हमको ये एज ए वॉच डॉग हमको फिक्र होता है कि ये डेटा, जो कि इतना जरूरी डेटा है, और अभी कितने कुछ हुए हैं, महामारी हुए, उसके बाद का जो हेल्थ स्टेटस है, अभी तो बहुत ही जरूरी है हमको जानने के लिए, शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और ये हमको कुछ बिंदुओं को जोड़ने से हमको थोड़ा एक प्रकार से फिक्र होता है कि कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं है इस फाइंडिंग जिसमें कि लोग हिचकिचा रहे हैं इसको पेश करें। कुछ गवर्नमेंट कई बार क्लेम कर देता है कि हमने इतना तरक्की किया, इतना किया, उतना किया। क्योंकि इसी के पहले वाला जो सर्वे हुआ था, NFHS 5, ये छठवां हुआ। NFHS 5 में कुछ जो फाइंडिंग्स थे सर्वे के, कुछ जो उसके नतीजे निकले सर्वे से, वो गवर्नमेंट क्लेम के खिलाफ गए। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया था, अभी हमने पूरा टॉयलेट कर दिया है, सबका शौचालय है, कोई बाहर नहीं जाता। पर जब सर्वे किए थे पता चले कई वो क्लेम गलत है। तो उसके ऊपर जो
डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के, जो हेड थे ये सर्वे के, जेम्स, प्रोफेसर जेम्स, काफी विख्यात वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन डेमोग्राफी में काफी जाने माने हैं। उनको, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, कोई गलत समाचार लाता है तो मैसेंजर को शूट कर देते हैं। जो मैसेंजर आता है समाचार लेके मैसेज, तो ऐसा ही हुआ। उनको पहले बोला गया शायद कि आप इसको थोड़ा चेंज करो, उन्होंने माना नहीं। काफी वो ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी, हाई इंटेग्रिटी के साइंटिस्ट है वो। फिर उनको रिजाइन करने बोला, उन्होंने फिर रिजाइन करने से भी इनकार किया। फिर उनको सस्पेंड कर दिया कोई चार्जेस लगा के कि भाई इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट, तो वो चार्जेस ऐसे हल्के फुल्के चार्जेस थे, कोई प्रोसीजर। उसके बाद फिर उन्होंने सस्पेंशन वापस लिया, फिर शायद कुछ समझौता होगा, फिर वो रिजाइन कर गए। मतलब वो उनको अपने पद से, उनके पद से निकाल दिया। तो अभी हमको इसीलिए ये बैकग्राउंड को देखते हुए हमको थोड़ा फिक्र होता है, कहीं अभी भी तो ऐसा लोग हिचकिचा तो नहीं रहे हैं, जो अभी हेड है वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन, जो भी है, जो भी अधिकारी है। क्योंकि पिछले एक हो चुका है, शूटिंग द मैसेंजर, गलत खबर जो ला रहा है। और हमको तो इस बार ज़्यादा ये है, जिज्ञासा है कि हमको ये सर्वे के रिजल्ट्स क्या है। क्योंकि इस बार, अच्छा पिछले बार एक और बात किया था, वो जो एनीमिया में भी बहुत ये आया कि काफ़ी लोग को एनीमिया बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसमें गोल मटोल हुआ कि नहीं नहीं वो मेथड ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो NFHA 6 में एनीमिया का ये हटा ही दिया। एनीमिया के लिए लेते थे, तो एनीमिया सर्वे हटा ही दिया। अब बताइए, अभी एनीमिया सर्वे हमको नहीं पता चलेगा NFHA 6 से, जबकि भारत मुक्त, एनीमिया मुक्त भारत हम करने जा रहे हैं। भाई कुछ तो गाइडलाइन होना चाहिए, कंपस। क्योंकि वो जब नहीं रहा था कि एनीमिया में ज़्यादा आ रहा था, हो सकता है गलत हो, चलो छोड़ो, एनीमिया छोड़ो, पर कुछ ऐसे NFHS 5 में थे कि जो थोड़े अनकंफर्टेबल थे, जो कि क्लेम जो गवर्नमेंट के थे उसके खिलाफ जा रहे थे। तो हमारा तो वॉचडॉग का काम है, जो जो हम अभी आपको सोर्स दिखाएंगे, क्योंकि हम तो जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में उससे हम कुछ मनगढ़ंत नहीं बोलते हैं कोई। तो अभी हमको इसलिए ज़्यादा जिज्ञासा है कि उन अनीमिया के क्वेश्चंस निकाल दिए थे, पर अभी कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए थे, जो कि कोविड के ऊपर क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चंस थे कोविड के ऊपर, कोविड के टीकाकरण के ऊपर सवाल थे। अब वो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा ना। हो सकता है अभी कुछ ऐसे फिक्र है कि कहीं कुछ। और एक और फिक्र यह है कि इस बार जो हुआ था, डिजिटल इंडिया का नारा चल रहा है। तो डिजिटल इंडिया में इस बार पूरा सर्वे डिजिटल हुआ था। मतलब कागज पेन का था ही नहीं, सीधा डिजिटल डिजिटल। और डिजिटल का डेटा तो आप अगले दिन निकाल दो, इतना बड़ा इलेक्शन होता है उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसका रिजल्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा है, जबकि पहले वाले रिजल्ट्स निकल जाते थे जल्दी। इस बार सब कुछ डिजिटल है। ऐसा तो नहीं है फिर मैसेंजर डर रहा है कि कौन उसको ये करेगा, ये एक फिक्र है हम। तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि कोविड के टीकाकरण के ऊपर काफी लोगों के ऊपर शंका है, ये है जो भी है। पर ये इस टाइप के डेटा से हमको शोधकर्ता के लिए बहुत अच्छा है कि कर सकते हैं भाई कितने ने टीके लिए, कितने टीके की दुष्प्रभाव हुए। ये बहुत बड़ा डेटा सेट है और बहुत अच्छा रोबस्ट है हमारा डेटा। तो ये पहला खबर है। ये मतलब हमारे नेशनल लेवल में थोड़ा सा मतलब पारदर्शिता नहीं है, जैसे ट्रांसपेरेंसी के लिए हम चाहते हैं WHO। तो इसमें थोड़ा हमको कांच पारदर्शिक नहीं लग रहा है। दूसरा समाचार है कि ग्लोबल लेवल में भी ऐसे ही चल रहा है कि लोगों को कैसे आप पावर रखो। और अभी देखने को मिल रहा है कि पहले हमने कई बार कहा है कि बड़े बड़े जो पहले के दिग्गज, हम कहेंगे एडिटर्स होते थे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के, न्यू इंग्लैंड जर्नल के मार्शिया एंजल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के स्मिथ, रिचर्ड स्मिथ, और लैंसेट के रिचर्ड हॉटन थोड़े आजकल चेंज हो गए, पर चलो ठीक है, म्यूटेट हो गए, म्यूटेशन होता है चाहे वो वायरस हो चाहे इंसान हो, वो थोड़े दूसरी तरफ म्यूटेट हो गए। पर ये तीनों ने कई बार स्टेटमेंट दिया था कि जो मेडिकल जर्नल्स है उसमें कोई आजकल सच्चाई ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ये फार्मा इंडस्ट्री का ये बन गया है, एक्सटेंशन आर्म बन गया है, फार्मा से इन्फ्लुएंस है। तो अभी तो मेरे को लग रहा है, अभी दो ऐसे समाचार है जिससे लग रहा है कि ये अभी WHO का भी एक्सटेंशन आर्म बढ़ गया है।
और ये बड़े बड़े मेडिकल जर्नल, एक जामा है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा, अच्छा हाई लेवल का है, लैंसेट न्यू इंग्लैंड, जामा, बीएमजे। जामा में एक आर्टिकल आया, हंटा 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 का मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि अरे छोटा सा ये था, ठीक है, हमको 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 यूएचओ को पूरी हमदर्दी है, भाई 3 लोगों का देहांत हो गया, एक्सीडेंट समझ लो, जो भी समझ लो, बीमारी हो गया। पर वो तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा ये पेट्रोल में आग लगने वाला था, डब्ल्यूएचओ ने बचा लिया, टेड्रोस ने आके। और उसको लेके जामा में एक लेख आया है, हंटा 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 वायरस को लेके, कि अभी देखिए अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है। उसका मतलब टोन ऐसा है कि ऐसा लगेगा कि बस अभी जितने अमेरिकन सिटीजन है सबकी जान खतरे में है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का छत्र छाया हट गया, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया। बहुत तकलीफ है डब्ल्यूएचओ को, अमेरिका अलग हो गया, बहुत पैसा खींचते थे वो। और तो अमेरिका अलग हो गया। अरे अमेरिका में क्या डॉक्टर नहीं है? हम तो कहते हैं इंडिया भी अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया में क्या डॉक्टर्स नहीं है? वो तो डब्ल्यूएचओ का टॉप में कौन बैठा है? टेड्रोस बैठा है, वो तो डॉक्टर नहीं है। तो वो वो क्या कोई उसके पास ये है क्या, गॉड ऑफ हेल्थ बन गया है या डिक्टेटर ऑफ हेल्थ बन गया है? तो इतना मतलब उसमें जर्नल्स, क्योंकि क्या है, एक ये डब्ल्यूएचओ एक फ्रंट बन गया है फार्मा कंपनी का। बिल गेट्स उसका अभी मेजर फंडर है, गेट्स फाउंडेशन। और गेट्स फाउंडेशन फार्मा मतलब एक ही समझ लो। उसमें बाद जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है वो जेरेमी फरार है, वो वेलकम ट्रस्ट का है, वेलकम ट्रस्ट से उधर आया है पूरा। गेट्स फाउंडेशन, वेलकम, पूरा इनको क्या है, इनको ऐसा कंट्रोल करना है। डब्ल्यूएचओ तो कंट्रोल हो ही गया है, वो तो नॉन डॉक्टर बैठा है, जो ये कहेंगे वही निकालेगा, कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा, कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर देगा। और अभी मेडिकल जर्नल्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। जामा ने इतना लंबा चौड़ा लिखा है कि किसके ऊपर, हंटा के ऊपर। अरे 150 लोग थे उसमें, उसमें से 3 बेचारे देहांत हो गया, हमको खेद है, पर होता है ये। उसके ऊपर अभी कई बार पूरा का पूरा ये हो जाता, कई दुर्घटना हो जाती, 8 9 11 लोग बीमार है, ठीक है, इससे ज्यादा तो हमारा एक स्कूल में लोग बीमार हो जाते हैं, इसके ज्यादा तो हम बैरक में हो जाते हैं। तो उसके लिए पूरा डब्ल्यूएचओ का ये थोड़ी चलता है। पर वो एक ये बन गया कि वो एक छोटा सा जहाज, पूरा दुनिया रोज कैमरा, हंटा हंटा खत्म हो जाना था। अभी हंटा के बाद कोई ऐसा के, और पिछले साल 2 साल पहले तो एक हॉलीवुड का जीन हैकमैन, जो टॉप एक्टर होते थे, कई उनको ऑस्कर मिला है, उनका वाइफ का डेथ हो गया था हंटा वायरस से, डेड पाए। उस टाइम कुछ आवाज तक नहीं हुआ था, इतने रिच मैंशन में रहते थे, वहां तक हंटा हो रहा है। तो ये तो कई बीमारी ऐसी होती है, एक प्रकार से है, एक्सीडेंट है, बदकिस्मती है, किसी को हो जाता है, पर वो भी डब्ल्यूएचओ बचा लेगा क्या? तो ऐसा टोन है, ऐसा टोन है उस लेख का, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। और उसमें एक कोई बड़े बड़े जो महामारी विशेषज्ञ, सो कॉल्ड जो कैरियर वाले हैं, उनसे अभी हंटा से उनको कैरियर बनेगा। उन्होंने कहा है कि अभी डब्ल्यूएचओ चाहता है कि वो पूरा ये जितने भी पेशेंट्स है, 20 कंट्री, अरे 150 लोग आए थे, अलग अलग कंट्री के आए थे, 20 22 देशों से आए थे, उनको बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी करेगा, उनको फॉलो अप करेगा, उनको ये करेगा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अरे कौन सा, ये हंटा तो कोरियन वार से मालूम है, यहाँ तक कुछ रिपोर्ट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसी बीमारी होती थी, उस टाइम हालांकि वायरस नहीं था, पर ये हंटा ही था इसके जो बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ऐसा कौन सा हो गया है कि अभी ये ऐसे कर रहा है कि ये कोई नया डिस्कवरी हो रहा है, और 2 साल पहले वैक्सीन भी बन गया इसका। तो हंटा का एक वन ड्रामा जो था, ये अभी क्या कहते हैं ना, सीरियल, टीवी सीरियल बनने वाला है, हंटा का ये सीरियल बनने वाला है, एक के बाद एक, सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल बनेगा ये। तो ये एक है। और फिर इबोला, आखिरी जो खबर है, हमारे 3 मुद्दे हैं, एक हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा रिलीज नहीं हो रहा है, दूसरा ये हंटा का एक ये चल रहा है, धारावाहिक चालू हो गया, और तीसरा है इबोला को लेके भी वही, अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक लेख आया है। मैं कह रहा था ना कि अभी लगता है, और वो भी कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया अमेरिका, तो ऐसा ऐसा है। और टेड्रोस कह रहे हैं कि अभी देखना चाहिए, अमेरिका को देखना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए, अमेरिका अलग हो गया और अर्जेंटीना अलग हो गया।
तो ये दोनों देश को देखना चाहिए कि फिर से रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस क्या है, ये हंटा और इबोला। इबोला के ऊपर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का तो ऐसा एक आर्टिकल है कि वो कहता है कि हम पीछे जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। इबोला से पता चलता है कि हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है। बैकवर्ड में क्या कह रहे हैं वो, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किस चीज़ का नहीं है? वैक्सीन्स का नहीं है, डायग्नोस्टिक्स का नहीं है, इसका नहीं है। अरे भाई, हम तो सोचे कि अगर बैकवर्ड जाके कुछ अगर सीख लेते तो अच्छा होता। बैकवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड में आज से 150 साल पहले एक रूडोल्फ विरकॉफ थे। वो जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। प्रसिया में टाइफस का आउटब्रेक हुआ था, ऐसे महामारी हुआ था, तो उनको भेजा गया देखने के लिए कि भाई महामारी कंट्रोल करो। उन्होंने जब गए तो उन्होंने रिपोर्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि महामारियाँ क्यों होती है, क्योंकि लोगों के पास गरीबी है, पॉवर्टी है, गवर्नेंस पुअर है, इंस्टेबिलिटी है, खाने को नहीं है, नौकरी करने को नहीं है, बीमार है, ठीक से डाइट नहीं है। ये उन्होंने कहा कि पेंडेमिक्स के, उन्होंने 1848 या शायद उसी टाइम कभी कहा कि महामारियाँ होती है गरीबी और ये और सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसके लिए अगर इसको दूर कर दिया जाए तो कोई महामारी नहीं हो। ये रूडोल्फ विरकॉफ, जो कि फादर ऑफ पैथोलॉजी कहते हैं जिनको, जो कि माइक्रोस्कोप में काम करते थे, वो बहुत डिस्कवरीज किया। जितने भी डॉक्टर है, विरकॉफ का नाम हर टेक्स्ट बुक में है। रूडोल्फ विरकॉफ का नाम हर टेक्स्ट बुक में है पैथोलॉजी। पर वो सोशल मेडिसिन जिसको कहते हैं हम, उसके भी ये बहुत ये बन गए थे वो एक्सपर्ट, ये एक्चुअल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में। और अभी के क्या है, अभी के जो पैथोलॉजिस्ट वो जीनोमिक सर्वेलेंस, ये सर्वेलेंस अपना कैरियर बना रहे हैं। वो पैथो तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को डूब बनना चाहिए कि विरकॉफ ने अहेड ऑफ हिज टाइम्स, उनका थिंकिंग था। क्योंकि अभी जो कॉन्गो का हालत है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा ही हालत है जो 150 साल पहले वहाँ पे प्रसिया में, जहाँ पे महामारियाँ यूरोप में होती थी, गरीबी के लिए, पॉवर्टी के लिए। उसको दूर करोगे। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल कहता है कि बराबरी नहीं है, तो इस चीज में बराबरी नहीं है, खाने पीने में बराबरी नहीं है, पॉवर्टी में है, और उनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। उनको वैक्सीन से क्या होगा? आज वो वैक्सीन लोगे, कल दूसरा स्ट्रेन आ जाएगा, या दूसरा स्ट्रेन आप निकाल लोगे, फिर तीसरा स्ट्रेन आ जाएगा। पर अगर उनका हेल्थ कंडीशंस अच्छे हो, उनके न्यूट्रिशन अच्छा हो, उनका सैनिटेशन, वो बीमारियां क्या, वायरस कहाँ से आता है? इबोला वायरस, मंकी पॉक्स वायरस, ये सब जानवरों से आते हैं। और वहाँ इतनी गरीबी है कि वो जानवर को हंट करते हैं, बुश मीट कहते हैं। वो जानवर को हंट करते हैं, उनको पास खाना नहीं है। वो सब उनको दो आप। अगर WHO, यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इतना फिक्र है इक्विटी और ह्यूमन राइट्स का, तो उनको वैक्सीन से नहीं आप ठीक ये कर सकते हो। वैक्सीन आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कंपनीज को मुनाफा होगा। और सबसे आश्चर्य वाला बात है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया, कि उनको कोविड महामारी के दौरान उनको वैक्सीन बराबर बटे नहीं थे, उनका ट्रस्ट चला गया पब्लिक हेल्थ। अरे भाई, बटे नहीं थे तो उनका कुछ नहीं हुआ वहां पे कोविड। जहाँ पे बटे थे, जहाँ पे 2 डोज 3 डोज बूस्टर के बाद बूस्टर लिया, वहां पे सबसे ज्यादा कोविड हुआ और दुष्प्रभाव भी हुए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कॉमन सेंस तो ये बेच खाए है, और लोगों को अभी डराने का है कि भाई देखो, अभी अफ्रीका में पहले वैक्सीन दो, पहले ये, बेशक वैक्सीन दो, पर पहले अगर परमानेंट आपको सोल्यूशन चाहिए उनका, ये बैंड एड है। परमानेंट आपका सोल्यूशन चाहिए तो उनका वॉर बंद करो, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ। और विरकॉव ने कहा था, मेडिसिन इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल। आप पॉलिटिक्स अच्छा करोगे, गवर्नेंस अच्छा करोगे, तो वो मेडिसिन का काम करेगा। 150 साल पहले कहा था। और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बोलता हम तो पीछे जा रहे हैं। अरे पीछे जाके पीछे से कुछ सीख लो ना, विरकॉव ने जो किया है। अभी हम बताते हैं आपको जो जो है, हमने वो सोर्स भी लिया है, क्योंकि ये बड़ा अजीब टाइप मैं देख रहा हूँ कि आजकल स्टैंडर्ड जो है, बहुत ही मतलब पता चलता है इनका लीनिंग क्या है। WHO की तरफ लीनिंग है, फार्मा की तरफ लीनिंग है। ये चार हमारे ये मेन ये है। NFHS 6 ऊपर बाएं तरफ देखिएगा, ये काफ़ी पहले हो गया था, अभी तक इसका डेटा रिलीज नहीं हुआ। दाहिने तरफ हंटा धारावाहिक के रूप में जारी रह सकता है। लॉन्ग टर्म स्टडी करेंगे हंटा, पता नहीं क्या करेंगे लॉन्ग टर्म स्टडी। हंटा तो है अभी, काफ़ी पुराना है।
कांगो में इबोला, बाएं तरफ देखिए, ये इनको फार्मास्यूटिकल, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक के ऊपर जोर है, एक के बाद एक। दुनिया को डराने के लिए कांगो से कभी भी वहां से महामारी का ऐलान कर देंगे। और दाहिने तरफ एक्चुअल कंडीशन क्या है कांगो का, ये बच्चे जानवर छोटे छोटे पकड़ते हैं खाने के लिए, उसको पकाते हैं, ये हैंडल करते हैं, इससे इबोला आता है, मंकी पॉक्स आता है, हंटा भी आ जाएगा, क्योंकि हंटा भी चूहों में होता है। तो गरीबी है, इलिटरेसी है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है वहाँ पे। अभी जो वहाँ रिबेलियन चल रहा है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है बोल के रिबेलियन चल रहा है कॉन्गो में। अभी वो कहेंगे कि नहीं, इनको वैक्सीन नहीं मिला था इसलिए ट्रस्ट चला गया, ये बीएमजे कह रहा है। बताइए, अच्छे अच्छे जर्नल्स अभी बड़े कॉम्प्रोमाइज हो गए। ये पहला वाला जो समाचार था हमारा, वो हेल्थ सर्वे फैक्ट शीट्स रेडी फॉर अ ईयर बट नॉट मेड पब्लिक। एनएफएचएस 6 2022 से चालू हुआ, 2023 को सर्वे चालू हो गया, दो एक साल में 2024 में सर्वे हो गया। डिले इज डिस्पाइट बीइंग फर्स्ट। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, उसमें चेक भी था कि गलत डेटा एंटर नहीं हो सकता है। तो वो डेटा क्वालिटी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये इमीडिएटली समझ में नहीं आ रहा था ये देरी क्यों है रिलीज करने के लिए। जैसे हमने बताए थे, एनएफएसएस 6 में एनीमिया का क्वेश्चन गिरा दिया था, पर और 58 ऐड किया था, और 10 सवाल थे कोविड के ऊपर और कोविड के टीके के ऊपर। तो ये हमको बहुत अच्छा डेटा मिल सकता था, इसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, तो इससे अच्छा रिसर्च हो सकता था, तो वो अभी तक समझ में नहीं आता क्यों है। शायद ये कारण हो सकता है कि पिछला ऐसे हुआ था। ये कारण हो सकता है कि जेम्स जो है, पिछला जो था, ये जेम्स जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के जो डायरेक्टर थे, इनकी नौकरी चली गई थी। वो जो डेटा था जो प्रेजेंट किया था पिछले एनएफएचएस 5 में, जो जेम्स जो उसके हेड थे, कंट्राडिक्शन था जो गवर्नमेंट के क्लेम थे, और इंडिया का जो टॉयलेट्स पूरे हो गए 100%, उसको भी चैलेंज कर रहा था, कि डेटा बता रहा था कि नहीं हुए पूरे। तो इसे इनको पहले बताया गया, जेम्स को पहले बताया कि आप इसको रिजाइन करो, डेटा आपका ठीक नहीं है, और क्योंकि गवर्नमेंट के क्लेम के खिलाफ जा रहे थे। देखो, क्लेम कर लिया, अभी डेटा को भी फिट करना है उनको, पर जब डेटा फिर सर्वे करते ही क्यों हो फिर। तो ये ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं है ना। जेम्स को जब उसने इनकार कर दिया तो उसको सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया, जब उसने रिजाइन करने से इनकार किया और डेटा चेंज करने से इनकार किया। तो फिर बाद में थोड़ा बहुत ये हुआ, बाद में अल्टीमेटली रिजाइन कर दिया। तो इसलिए हो सकता है अभी एनएफएच मैंने फिगर आता है हमको एज अ वॉच डॉग, ये फिगर आता है कि इतना डिले क्यों हो रहा है। अभी हंटा वायरस का देखिए, ये जामा का है जर्नल। हंटा वायरस फर्स्ट टेस्ट ऑफ यूएस पब्लिक हेल्थ रिस्पांस आफ्टर डब्ल्यूएचओ विड्रॉल। ये मतलब आपके पास एक चुनौती है, अभी क्या करोगे, अभी महामारी आ गया है, डब्ल्यूएचओ से आप अलग हो गए, पूरा आपका सिटीजन खतरे में। मतलब वहाँ के लोगों को ऐसे हड़काएंगे कि, क्योंकि अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो रॉबर्ट एफ कैनेडी को काफी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फार्मा वार्मा के से सब बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और डब्ल्यूएचओ एक बहुत बड़ा आर्म हो गया है फार्मा का, गेट्स फाउंडेशन का, वेलकम ट्रस्ट का। तो अभी कौन सा बड़ा हंटा वायरस है कि जो हैंडल नहीं कर सकते यार। तो ये हंटा वायरस के ऊपर बहुत बड़ा एक आर्टिकल आया है। इतने पैसेंजर, 149 पैसेंजर, यार कितना बड़ा दुनिया है। 149, 1000 लोग तो हमारे यहाँ रोज टीवी से मर जाते हैं, 1000 बच्चे मर जाते हैं रोज दस्त से। तो हंटा वायरस में 3 डेथ होगी, हमको पूरी सहानुभूति है। और अभी कितना खींचोगे, उसका कितना धारावाहिक बनाओगे, कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कितना जोर से घंटा बजाओगे। घंटा का हैज टेकन द लीड इन रिस्पॉन्स, डब्ल्यूएचओ ने लीड ले लिया, इतना जल्दी रिस्पॉन्ड किया है, मतलब पहुंच गया डायरेक्टर जनरल वहां पे, कैनेडी आइलैंड। और ऐसे देखिए, सब डब्ल्यूएचओ के लोग सब ऐसे आए जैसे कोई स्पेस में जा रहे हैं। इससे और क्या, पैनिक लेवल बढ़ता है, जबकि हंटा वायरस ऐसे स्प्रेड नहीं होता इतने आसानी से। अपना बस बॉडी फ्लूइड, ये वो, ग्लव्स अब थोड़ा रखो, अभी ये पूरा स्पेस सूट में आ गए।
पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट वरी दैट द नेक्स्ट आउटब्रेक, भाई वो कह रहे हैं कि अगला महामारी इससे भी भयंकर रहेगा और रोका नहीं जाएगा अगर यूएस डब्ल्यूएचओ से अलग रहेगा तो। ये मेडिकल जर्नल ऐसे कह रहा है। कटिंग ऑफ फेडरल रिसोर्स विल लीव द कंट्री डेंजरसली बिहाइंड द कर्व, पीछे रह जाएंगे आप महामारी लड़ने में। और पिछला महामारी में तो देखा ही था, जहां जहां डब्ल्यूएचओ ने चलाया वहां वहां ज्यादा लोग बेचारे हार्म हुए। अफ्रीका में नहीं पहुंच पाए तो अभी अफ्रीका के पीछे पड़े हैं, कॉन्गो से ही चालू कर रहे हैं। अभी वो कहते हैं डब्ल्यूएचओ नेचुरल हिस्ट्री करेगा 20 कंट्री में और उसको फॉलो करेगा पैसेंजर्स को। स्टोरी ऑफ दिस आउटब्रेक स्टडीड फॉर इयर्स एंड इयर्स। इतना अनयूजल सिचुएशन है, बताइए क्या अनयूजल है यार। हंटा वायरस तो हो चुके पहले वॉर्स में, कोरियन वॉर में इसके महामारी होते थे, कई जगह होते थे। 2-3 केस, 1-2 तो होते ही रहते हैं। 40 केस हर साल अमेरिका में डेथ होते हैं हंटा वायरस का। आप डेटा देख लो, हर साल 40 लोग का हंटा वायरस से डेथ होता है। यहाँ 3 लोग का डेथ हो गया मानते हैं, पर इसको ऐसा एक नाटक और अभी धारावाहिक बना रहे हैं कि जैसे कि हंटा वायरस कभी आया ही नहीं। हर साल 40 लोग मरते हैं अमेरिका में। अभी देखिए डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर कह रहे हैं दे विल रिकंसिडर यूएस एंड अर्जेंटीना। टेड्रोस घेब्रेसोस, ये दूसरा नाम इसका बड़ा लंबा है, टेड्रोस घेब्रेसोस है। बिकॉज दे कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सैलिटी इज फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। हेल्थ सिक्योरिटी नहीं रहेगा, अरे एक जहाज में 3 लोग अफेक्टेड है, 12 बीमार है। अभी आखिरी में भी इबोला के ऊपर भी ऐसा ही चल रहा है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का है, इसको भी हंटा वायरस को लेकर जामा जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक नैरेटिव बनाया कि भाई बिगड़ डब्ल्यूएचओ मतलब सुपरमैन है डब्ल्यूएचओ, वो सबको मजे हाथ रखेगा और महामारी उसके बिगड़ तो आप महामारी से लड़ ही नहीं सकते। तो ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का लेख है, डिजीज आउटब्रेक इबोला एंड हंटा। उसमें हंटा वायरस भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि हंटा वायरस को, क्योंकि दोनों का नाम। और अभी क्या है कि अभी उनका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मीटिंग चल रहा है, 194 कंट्रीज। तो अभी वो जितना हल्ला करेंगे सब कंट्री वाले जल्दी जल्दी डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी साइन कर देंगे, जो कि वो साइन कराना चाहते हैं, जिसमें कि पूरा एक मेडिकल तानाशाही हो जाएगा। अब वो हेडिंग ही है लेख का, वर्ल्ड मूव्स बैकवर्ड्स। आप पीछे जा रहे हो। पीछे तो आप सही में आगे बढ़े ही नहीं, अफ्रीका को आगे लिया ही नहीं आपने, उनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया, नेग्लेक्ट किया। और अभी आप कहते हो कि हम उनको वैक्सीन से सब महामारी उनका हम हल कर देंगे। वैक्सीन से आप हल, पहले लिविंग कंडीशन इंप्रूव करना है। वैक्सीन एक एडिशनल टूल हो सकता है। वैक्सीन से एक बीमारी, कई बीमारियां स्ट्रेन चेंज हो जाता है, ये हो जाते हैं, कब तक आप करोगे। अब वो कहते हैं कि ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड है, उन्होंने इंडिपेंडेंट एसेस किया है कि ये बहुत अनइक्वल एंड मोर डिवाइडेड, ऑल्सो मूविंग बैकवर्ड्स। किस चीज में बैकवर्ड जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू डायग्नोस्टिक्स, जो आरटीपीसीआर टेस्ट या कोई भी टेस्ट, वैक्सीन एंड थेरापेटिक्स। बैकवर्ड्स ये नहीं बोले कि उनको खाना नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि एक्चुअल महामारी का वजह है, जड़ है। तो वो कहते हैं कि वैक्सीन थेरापी डायग्नोस्टिक नहीं है, इसलिए वहाँ महामारियाँ होती है, ये बीएमजे कह रहा है। तो 2014 से ये फिर बता रहे हैं कि इतने सारे महामारी हुई है, और ये 2026 को डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया इबोला पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ये पूरा मीनू बताने लगे कि इतने महामारी होते रहते हैं और इनके पास आप वैक्सीन नहीं दे रहे। और वर्ल्ड लीडर्स को 3 कदम के लिए बताया बीएमजे। परमानेंट है इंडिपेंडेंट पैंडेमिक का रिस्क मॉनिटरिंग, महामारी आए, भाई महामारी आएगा क्योंकि आपने जड़ वाले कंडीशंस को आपने दूर नहीं कर रहे हो, पॉवर्टी में ही रखना चाहते हो। इम्प्रूव इक्विटेबल एक्सेस टू लाइफ सेविंग वैक्सीन, फिर से वैक्सीन है, हर वर्ड में सेंटेंस में इनका वैक्सीन आ रहा है कि अफ्रीका में वैक्सीन दोगे तभी वो बचेंगे। टेस्ट्स एंड ट्रीटमेंट्स, तो मतलब वो जब आग लग जाए उसके बाद बुझाने की कोशिश करो, आप ऐसा नहीं करोगे कि आग लगे ही नहीं। फाइनेंसिंग फॉर बोथ प्रिपेयर्डनेस एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स, तो इसके लिए उनको पैसा चाहिए, और वो डब्ल्यूएचओ सब कंट्री से पैसा लेता है। और जो कंट्री, अमेरिका अलग हो गया इसलिए बहुत तकलीफ हो रहा है उसको
कि एक अंकल अलग हो गए जिनके सबसे बड़ा ज्यादा पॉकेट मनी वही अंकल देते थे। और ये कहते हैं कि रिस्पांस स्लो कर दिया, जो मंकी पॉक्स वैक्सीन पहुंचा ही नहीं। अरे मंकी पॉक्स में कौन सा वैक्सीन पहुंचना था मंकी पॉक्स में। और इन्होंने देखिए कोविड वैक्सीन भी नहीं पहुंचा अफ्रीका में कहते हैं, और गवर्नमेंट का, लोगों का ट्रस्ट चला गया गवर्नमेंट में। अरे भाई लोगों का तो उस कंट्री में ट्रस्ट चला गया जहां कोविड वैक्सीन के 2 बूस्टर, 3 बूस्टर, 4 बूस्टर लगे और दुष्प्रभाव हुए। ये कितना मतलब ऐसा नैरेटिव, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का भी स्टैंडर्ड आजकल बहुत ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है, पहले नहीं था ऐसे। इस महामारी के स्टार्टिंग में भी अच्छा था, उसमें एक एडिटोरियल भी आया था कि भाई ये करप्शन और पॉलिटिक्स और ये साइंस को दबा दिया। पर अभी 5 साल में इसका भी कॉम्प्रोमाइज हो गया स्टैंडर्ड। तो ये इसके बाद ये हम एक इसका बताएंगे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये बैठे हुए हैं अभी। अब वो उनका एक ट्रीटी अटका हुआ है, पैथोजन एसेस और बेनिफिट शेयरिंग एक है, उसमें कई देश अपना अपना झगड़ा कर रहे हैं कि हमको पेटेंट चाहिए, हमको वैक्सीन बनाना है, ये उसमें अटके हुए हैं। पर अभी अगर है कि पैथोजन एक्सेस एंड शेयरिंग में क्या प्रोविजन है कि आप अपना वायरस दूसरे कंट्री के साथ शेयर करोगे, ये से अब उसमें क्या है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, वैक्सीन कंपनीज भी उससे मैन्युफैक्चर वो। एक तो बड़ा डेंजरस ये है, एक तो पूरा पेंडेमिक ट्रीटी काफी खतरनाक है, अमेंडमेंट्स खतरनाक है। और ये पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो मुद्दे वाली बात पे झगड़ा नहीं हो रहा, झगड़ा हो रहा है कि इससे मुनाफा में कौन पीछे रह रहा है, कौन आगे रह रहा है। तो ये अभी अटका हुआ है, पेंडेमिक ट्रीटी अटका हुआ है, और इसीलिए ये इतना हल्ला कर रहा है डब्ल्यूएचओ, और ये जर्नल्स भी सब हेल्प कर रहे हैं। तो ये पेंडेमिक अकॉर्ड, कोविड पेंडेमिक के बाद ये पेंडेमिक टीटी प्रपोज किया है डब्ल्यूएचओ। 194 कंट्रीज आंख बंद करके हाँ में हाँ मिलाते हैं, कुछ कंट्रीज अलग हो गए हैं, अर्जेंटीना और अमेरिका। इंटरनेशनल एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं डब्ल्यूएचओ पेंडेमिक अकॉर्ड या ट्रीटी, जिसमें कि पूरा डिक्टेटर का पावर हो जाएगा डब्ल्यूएचओ को। कभी भी लॉकडाउन, कभी भी मैंडेट लगा देगा, कभी भी आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आपके घर आके आपको टेस्ट करेगा, कुछ हो गए उठा के आपको जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कर देगा, ये सब उसमें है। और आप उसको कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी तो आप क्लेम कर सकते हैं कुछ, अब उसके बाद TT में ऐसा है कि जो इमरजेंसी में किया है हो जाएगा, और पैंडेमिक डब्ल्यूएचओ के मनमानी से डिक्लेयर हो जाएगा। और पैंडेमिक नहीं होने से, पैंडेमिक का आशंका से कि पैंडेमिक आने वाला है उससे भी डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर कर सकता है, एंटिसिपेशन से भी कर सकता है। अच्छा, ये हम जो कह रहे थे, ये रूडोल्फ विरकॉफ का थोड़ा सा हमने पोर्शन लिया है एक लेख से, हमारा ही लेख था ये। 1848 में प्रशियन गवर्नमेंट ने जर्मन पैथोलॉजिस्ट रूडोल्फ विरकॉफ को बोला, टाइफस आउटब्रेक, उस टाइम टाइफस होता है, वो भी चूहों वूहों से होता है, फिर वो टिक से होता है, फ्ली से होता है। पोलैंड में उस टाइम अपर सैलेसिया कहते थे। वो उसने जाके क्या देखा, उसने बोला कि भाई ये पूरा चेंज कर दिया, कहा कि नजरिया ही चेंज किया है, ह्यूमन डिजीज पॉपुलेशन में कैसे होता है, जो पैंडेमिक या महामारी कि बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन तो बात की बात है, वो कहता है वो बात का कॉज है। वो कहता है इम्पोर्टेंट क्या है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस, सोसाइटी का कंडीशन क्या है और उसका इकोनॉमिक। अपर साइलेसिया मतलब वो उस टाइम जो पोलैंड था, पॉवर्टी, गरीबी, सिविल सर्विसेज नहीं है, इग्नोरेंस है, लोगों को मालूम नहीं कि वायरस वहां से आता है, वो छोटे जानवरों से, इलिटरेसी एंड अदर सोशियो प्रेडिकमेंट्स। तो उन्होंने ये कहा कि आप ये सब अगर आप कंट्रोल कर लो तो महामारियां नहीं होगी। अभी भी वो 150 साल बाद भी अभी भी लगे हैं कि नहीं नहीं अभी वैक्सीन रहना चाहिए चाहिए, तो क्योंकि अभी उसको आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं आजकल। आजकल वो सही में सुधार लाना नहीं चाहते। एक बार कांगो सुधर गया था उनके पास, फिर कोई पेंडेमिक का टीटी लाने का कोई वजह ही नहीं रहेगा, और पेंडेमिक नहीं होगा तो फिर वैक्सीन कंपनीज, ड्रग कंपनीज बैठ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि इसके लिए पॉलिटिकल एक्शन चाहिए, सच एपिडेमिक्स वुड नॉट रिकर। The remedies for population health were education, employment, functional government, गवर्नमेंट जो काम करे, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। विरकॉफ ने बताया था 1848 में, 150 साल पहले।
और उन्होंने कहा कहा था, मेडिसिन इज सोशल साइंस एंड पॉलिटिक्स इज नथिंग बट मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल। Virkov went on to become a political advocate and a crusading social reformer. His reputation as a practitioner of social medicine equal that as a पैथोलॉजी में उन्होंने बहुत काम किया है। जो भी डॉक्टर है हर कोई उसका नाम जानता होगा। किडनी का पैथोलॉजी, लिवर का, हर पैथोलॉजी में। आजकल सब वैक्सीन और वायरस निकालने में लगे रहते हैं। तो वो उन्होंने यही कहा था कि भाई ये कंडीशन ये है। और अभी का कॉन्गो, अगर आप ये वाला इनका ये पढ़ेंगे, विरको का जो डिस्क्रिप्शन है उन्होंने उल्लेख किया है, अभी का जो कॉन्गो है बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन में है। कोई 150 साल पहले जो यूरोप का कंडीशन था, पोलैंड का। तो आज हमको यही न्यूज़ देना था आज। और आपको अगर कुछ ये है, विरको, डॉक्टर रुडोल्फ विरको, फादर ऑफ पैथोलॉजी। तो ये रुडोल्फ विरकोव है। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना, आप कर सकते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक वॉच डॉग है, इंडिपेंडेंट, किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है। तो आपको हम करेक्ट समाचार लाने की कोशिश करते हैं। और आपको कुछ पॉइंट होगा तो बताइएगा। तो आपको कोई फीडबैक आपको है, आप दीजिएगा, हम उसको फिर आगे उसका उसके ऊपर फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।